नमस्कार साथियों, मैं के मलिक स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल शॉर्ट 60 में। दोस्तों, क्यूआईपी सीरीज है और आज सेशन रहेगा 1080 का। आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी भी चल रही है, डाउट्स भी हैं, अच्छे लेवल के आपके डाउट्स भी आते हैं। तो एक तो घबराया मत करें चीजों को देख के। बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा फोकस कीजिए। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, डाउट रहे तो उसे पूछ लीजिए, वैसे रहते नहीं है अगर आप थोड़ा फोकस करके क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कई बार कि जी सर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गए, तो कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता है। होता क्या, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है ना वो आपके लिए इजी है, जो नहीं पढ़ा हुआ वो आपके लिए टफ है। तो ये कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, इसको जितना धीरे धीरे आप इसको टाइम देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जितने पीक्यूआरएस या फिर क्लॉज टेस्ट, जितना आप इसे कवर अप करते चले जाएंगे उतना ही उसमें परफेक्शन होता चला जाता है। तो दूसरा और कोई तरीका नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, चीजों पे लगे रहो थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चंस को समझा करो, मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करो। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे स्टार्ट कर लीजिए, ध्यान से देखो सेंटेंस को। क्या लिखा है? यू आर, आर के साथ लिखा है डूइंग। अब एक बच्चा कह रहा है कि गुरुजी ऑलवेज तो इंडेफिनिट टेंस में आता है। बिल्कुल सही बात है, ऑलवेज किस में आएगा? इंडेफिनिट में आएगा। पर ध्यान दे भाई, अगर इसे हम इंडेफिनिट बनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे आर भी हटाना पड़ेगा, आईएनजी भी हटाना पड़ेगा। तो मैं दो पार्ट में थोड़ी ना कर सकता हूं। तो पॉइंट को थोड़ा फोकस किया करो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। तो प्रॉब्लम इसमें कॉन्टिन्यूअस की नहीं है। अगर इसको कॉन्टिन्यूअस को आप चेंज करना चाहेंगे तो आपको ए और बी दो पार्ट में एरर मेंशन करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखो, जब भी हम मिस्टेक की बात करते हैं, गलती करना, तो गलती करने के लिए डू नहीं आता है। गलती करने के लिए क्या आता है? कमिट या मेक। तो कमिट यूज करना पड़ता है या मेक यूज करना पड़ता है। जब भी हम कोई गलती करते हैं उसके लिए, गलती करने के लिए कमिट मिस्टेक या फिर मेक मिस्टेक। तो उसी हिसाब से सेंटेंस को बना दीजिए, यू आर ऑलवेज कमिटिंग दिस मिस्टेक या यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक। तुम हमेशा यही गलती करते रहते हो। ध्यान रखोगे, हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो एरर किस में जाएगी? बी पार्ट में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर इसी पॉइंट को देखो, ये लिखा है प्लेस। देखो प्लेस का जो मतलब होता है ना, वो स्थान होता है। जैसे दिल्ली भी एक प्लेस है, सोनीपत एक प्लेस है, मेरठ एक प्लेस है, उत्तर प्रदेश भी एक नॉर्मली एक प्लेस है। प्लेस एक स्थान को बोलते हैं, लार्जर एरिया जो होता है वो प्लेस हो जाता है, स्थान प्लेस हो जाता है। अब आप कह रहे हैं कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट होता है ट्रेन वगैरह के डब्बे को कंपार्टमेंट कहते हैं। तो ध्यान रखो, जैसे मान लीजिए आप एक ट्रेन के डब्बे में चढ़े, तो आपने कहा ट्रेन के डब्बे में मेरे बैठने के लिए कोई प्लेस नहीं है। तो प्लेस तो एक स्थान हो गया ना, आपको चाहिए जैसे पूरा मेरठ वहां चाहिए, पूरा सोनीपत वहां चाहिए, पूरा हरियाणा वहां चाहिए, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। फिर क्या वर्ड आना चाहिए? देखो, जब भी आप एक ट्रेन के डब्बे में चढ़ते हैं और वहां बहुत भीड़ है मान लीजिए, तो उस भीड़ में आपको सिर्फ पैर रखने की अगर जगह मिल गई तो आपका काम हो जाएगा। तो कोई ऐसी जगह जहां पे आप सिर्फ पैर भी रख लें, खड़े भी हो जाएं, तो आपके लायक जो जगह होती है उसे प्लेस नहीं बोलते, उसे रूम बोलते हैं। जैसे मेले में आप गए, मेले में बहुत भीड़ है, तो मेले में पैर रखने की भी जगह नहीं है, तो मेले के लिए मुझे क्या चाहिए? रूम चाहिए। रूम मतलब मेरे आसपास का दायरा बन जाता है। जैसे आपने सुना डाइनिंग रूम, ये एक एरिया है जहां पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं। तो खाने लायक कितनी जगह चाहिए? वो डाइनिंग रूम है। सोने के लिए कितनी जगह चाहिए? वो बेडरूम है। इसी टाइप से आपको एक कंपार्टमेंट में कितनी जगह चाहिए? वो क्या होगा? रूम होगा। तो देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। और इसमें कुछ बच्चे गलती करके आ गए, उन्होंने कहा कि जी प्लेस तो ठीक है, नो एरर लगा दिया। तो ध्यान दिया करो, प्लेस स्थान को बोलते हैं और रूम एक पर्टिकुलर उस जगह को बोलते हैं जिसमें आपका काम चल जाए। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। इट इज ए दैट यंग पीपल आर इंस्पायर्ड बाय सेलिब्रिटीज। तो वो कह रहे हैं इट इज, ये क्या है? इनमें से कोई ऐसी, ये झूठ है, मिथ है, ब्लफ है। ब्लफ का मतलब होता है धोखा, मिस्टेक, गलती होती है। मिथ होता है एक टाइप से जैसे आपने कोई गलत धारणा बना रखी हो, या कोई ऐसी चीज जो मिथ्यावाद के अकॉर्डिंग हो। बस मिथ मतलब मति भ्रम या भ्रम जैसे बोलते हैं, भ्रम। तो आपने कहा कि यंग पीपल, जो युवा लोग होते हैं, वो सेलिब्रिटीज से इंस्पायर्ड होते हैं। तो धोखा तो नहीं हुआ, झूठ भी नहीं हुआ। एक वर्ड जाएगा, इट इज अ मिथ। ये लोगों का भ्रम है। मिथ मतलब लोग एक बात जो चली आ रही है जिसका कोई पर्टिकुलर सबूत तो होता नहीं पर मान लेते हैं। जैसे मिथोलॉजी आपने वर्ड सुना होगा, तो इट इज अ मिथ। ये क्वेश्चन में बच्चों ने ब्लफ कर दिया, ये धोखा है। धोखा नहीं है बेटा, इट इज अ मिथ। मिथ मतलब ये एक मान्यता है बगैर सबूत के, बस एक भ्रम लोगों का बना हुआ है कि यंग पीपल जो होते हैं वो सेलिब्रिटीज से इंस्पायर्ड होते हैं। मिथ मतलब मिथ्यावाद या मिथक। मिथक सुना होगा ना, मिथक होता है, तो मिथक को मिथ बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है,
क्वेश्चन समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़े होंगे। कंडीशनल सेंटेंस में मान लीजिए मैंने सेंटेंस इफ से स्टार्ट किया और इफ के बाद मैंने लिखा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के बाद V3। अगर मान लीजिए मैंने सेंटेंस इस तरह से लिखा, ठीक है दोस्तों, तो जो मेन सेंटेंस बनेगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा क्या, वुड हैव थर्ड फॉर्म। वुड हैव थर्ड फॉर्म आ सकता है, शुड हैव थर्ड फॉर्म आ सकता है, कुड हैव थर्ड फॉर्म आ सकता है, माइट हैव थर्ड फॉर्म आ सकता है। और इस सेंटेंस में हम चाहे तो इफ को रिमूव भी कर सकते हैं, तो इफ हटा के क्या करना पड़ेगा, हैड से सेंटेंस शुरू में बन सकता है, ये बन जाएगा हैड शी वर्ब थर्ड फॉर्म, तब भी क्या यूज करेंगे, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन क्या जाएगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म। हैड आई सेव्ड मनी, अगर मैंने पैसा बचा लिया होता तो मैं नई कार खरीद लेता, पास्ट की बात कर रहा है, तो हैड आई सेव्ड, ये वुड हैव थर्ड फॉर्म जाएगा। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट होता तो यहां पे वुड आता, और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहां पे विल या शैल या कैन में आता। तो कंडीशनल क्लॉज एक बार देखना ध्यान से, उसका एक पॉइंट होगा। अच्छा, कंडीशनल क्लॉज से देखो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आर्टिकल्स और एक कंडीशनल सेंटेंसेस, इनको बार बार रिवाइज कर लीजिए, ये क्वेश्चन आते हैं, ये ज्यादातर बच्चों का ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से, एक्सप्रेस द मीनिंग गिवन द वर्ड, ये पूछ रहा है अल्टरनेटिव मीनिंग, यानी इसका सिनोनिम पूछ रहा है। जहां अल्टरनेटिव पूछेगा वो उसका सिनोनिम हो जाएगा। वो कह रहा है डिलीजेंट। अब इसे याद रखने का वर्ड बता देता हूं कि जो डिलीजेंट का मतलब है दिल लगा के काम करने वाले जेंट्स, यानी कि वे लोग जो काम कैसे करते हैं, दिल लगा के करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब मेहनती, वे लोग जो किसी काम को बड़ा मेहनत से करते हैं, दिल लगा के काम करते हैं, उसे डिलीजेंट बोलते हैं। तो मेहनती का सिनोनिम पूछ रहा है। देखो इंटेलिजेंट तो मेहनती नहीं होता, इंटेलिजेंट होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान आदमी ज्यादा मेहनती नहीं होता, मेहनती होना बुद्धिमान होना दोनों बातें अलग है, तो ये तो नहीं जाएगा। एमिनेंट जो होता है इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, जो उत्कृष्ट होता है, उच्च कोटि का होता है, तो श्रेष्ठ भी नहीं जाएगा। एक है हार्ड वर्किंग और एक है रिलायबल। रिलायबल होता है विश्वसनीय, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, तो ये भी नहीं जाएगा। विश्वसनीय जो होता है ये भी नहीं जाएगा, तो वर्ड जाएगा हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट का क्या जाएगा, हार्ड वर्किंग। तो डिलीजेंट याद रखो, जो लोग दिल लगा के काम करते हैं वो डिलीजेंट है, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, हार्ड वर्किंग बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट तो एक प्ले भी था, लेकिन टेम्पेस्ट का मतलब है यहाँ पे तूफान। तूफान को टेम्पेस्ट बोलते हैं, तूफान। ड्रामा तो तूफान होता नहीं है, ड्रामा तो आर्ट उसमें चलता है, आपका लिटरेचर का वर्ड है, थिएटर पे ड्रामा परफॉर्म किया जाता है। टेम्परेचर भी तूफान से मतलब नहीं है। टेम्पटेशन वर्ड को ध्यान रखना है, टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, या आपके प्रलोभन को बोलते हैं, प्रलोभन, टेम्पटेशन। तो ये वर्ड भी नहीं जाएगा, तो वर्ड क्या जाएगा, स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स तूफान। और देखो ये भी आपका सही है सभी स्टूडेंट्स का। एक दो बच्चा जो गलती करता हो थोड़ा सा ध्यान दिया करो। नेक्स्ट है रेलिंक्विश। इंपॉर्टेंट वर्ड है, भी कई बार पूछा जाता है ये वर्ड भी, रेलिंक्विश। बड़े ध्यान से देखो, रेलिंक्विश का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको हम त्याग देते हैं, इसका मतलब होता है त्यागना, यानी कि छोड़ना, त्यागना या छोड़ना, रेलिंक्विश। किस चीज को त्याग देना है, किस चीज को छोड़ देना, इसे रेलिंक्विश बोलते हैं। तो देखो अब इसका क्या पूछ रहा है, अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। तो त्यागने का अपोजिट देखो, एक वर्ड लिखा है रीइंस्टेट, डिस्प्लेस, रिक्लेम, रिटेन। देखो एक चीज होता है छोड़ देना, मेरे हाथ में मान लीजिए पेपर है और मैंने इसे छोड़ दिया, तो इसका अपोजिट क्या होगा, पुनः प्राप्त करना। रीइंस्टेट का मतलब होता है पुनः प्राप्ति, ये किसी चीज की पुनः प्राप्ति होती है, और इसको ज्यादातर कुछ बच्चों ने रीइंस्टेट कर दिया, यानी कि किसी चीज को फिर से प्राप्त करना। हिंदी देख लेना, प्राप्ति में ऐसी बात लगती है, या किसी चीज को तुमने दोबारा से स्थापित कर दिया, पुनः स्थापना। कोई चीज खराब हो गई थी, आपने उसे दोबारा से स्टैब्लिश कर दिया, उसे बोलता है रीइंस्टेट, फिर से क्रिएट कर देना। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने चीजों को छोड़ा है, इसका अपोजिट उठाना नहीं होगा, ध्यान रखना। डिस्प्लेस का मतलब होता है पोजीशन बदल देना, ये भी नहीं होगा। रिक्लेम का मतलब भी पुनः प्राप्ति होता है, फिर से किसी चीज को पा लेना, वो भी रिक्लेम होता है, तो ये वर्ड भी नहीं जाएगा। इसका जाएगा रिटेन। रिटेन मींस थामे रखना, तो जब तक थाम रखा है उसका अपोजिट क्या होगा, छोड़ दिया। तो पुनः प्राप्त करना अपोजिट नहीं है, वर्ड है थामे रखना। तो थामे रखने का अपोजिट क्या होता है, छोड़ देना। छोड़ा है तो अपोजिट क्या जाएगा, थामे रखो, रिटेन वर्ड जाएगा। रिटेन मींस किसी चीज को थामे रखना। बाकी तो और भी मीनिंग हो सकता है, लेकिन फिर आप पॉइंट को समझा करो। तो रेलिंक्विश का अपोजिट क्या जाएगा बच्चों, रिटेन। अब इसमें कुछ नहीं किया, इसमें आपका
रीइंस्टेट कर दिया, किसी ने रिक्लेम कर दिया, तो ध्यान रखो रिटेन जाएगा, कायम रखना, थाम रखना। अनप्रेडिक्टेबल, देखो प्रेडिक्ट का मतलब होता है, ये वर्ड बना है प्री से, प्री का मतलब पूर्व, और डिक्ट का मतलब होता है शब्द। आपने किसी चीज के बारे में पहले ही कुछ शब्द कह दिए, उसे बोलते हैं प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी सुना होगा आपने। और अनप्रेडिक्टेबल एक ऐसी चीज जिसके बारे में आप कुछ भी बता नहीं सकते पहले से कब क्या होने वाला है। जैसे लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, जीवन जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे कुछ जंगली जानवर होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि आप उनको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि तुम अटैक करेगा या तुम्हें प्यार करेगा। तो अनप्रेडिक्टेबल का पूछ रहा है अपोजिट, अपोजिट ही पूछ रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ अपोजिट ही पूछ रहा है, अनप्रेडिक्टेबल। एक है डिपेंडेबल, उस पर आप बेस्ड हो सकते हैं कि हाँ यही होना है। और जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है, तो गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि आप उस पर डिपेंडेबल हो सकते हो, डिपेंड हो सकते हो। गवर्नमेंट जॉब क्या है, डिपेंडेबल, उस पर भरोसा किया जा सकता है। डिपेंडेबल का मतलब भरोसे लायक। तो अनप्रेडिक्टेबल आप भरोसा नहीं कर सकते हो, डिपेंडेबल मतलब भरोसे लायक, एग्जैक्टली यही जाएगा। लेकिन नेचर ये तो बनेगा नहीं, प्रवृत्ति है। लाउडेबल, ये ध्यान रखना, LAUD, और एक वर्ड होता है LOUD, लाउड और लाउड। LOUD लाउड का मतलब होता है जोर से, यानी कि तेज, और LAUD लाउड का मतलब होता है प्रशंसा, ये होती है प्रशंसा। पॉइंट समझ रहे हैं? ये प्रशंसा है, ये जोर से है। तो अब करें क्या, इस चीज को समझो ध्यान से। नेचर तो नहीं आ सकता, लाउडेबल नहीं आ सकता, क्या वर्ड जाएगा, कंप्लाइंट, कंप्लाइंट भी नहीं जाएगा। कंप्लाइंट का मतलब होता है मुद्दई। आपने एक शेर सुना होगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो आपके ऊपर आरोप लगा देता है, आपके ऊपर जो आरोप लगा देते हैं उसे कंप्लाइंट बोलते हैं, झगड़ा आरोप। और कुछ बच्चों ने कंप्लाइंट ऑप्शन में डाल दिया। भाई कहां से डाल दिया, देखो अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है जिस पर भरोसा नहीं कर सकते, जो भरोसे के लायक नहीं है। तो ये झगड़े की सेंस कहां से आ गई इसमें, वर्ड क्या जाएगा अपोजिट में, डिपेंडेबल, जिस पर तुम निर्भर रह सकते हो, जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो। नेक्स्ट आइए, जॉर्ज एंड आई आर नेबर्स, हम दोनों क्या है, पड़ोसी हैं। बट वी डोंट सी आई टू आई विद ईच अदर, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं देखते हैं, या देखने की सेंस लगा लेंगे कुछ बच्चे। सी आई टू आई का मतलब होता है निगाहों ही निगाहों में समर्थन देना, या किसी की बात को एग्री कर जाना। हम दोनों पड़ोसी हैं लेकिन एक दूसरे से कभी सहमत नहीं होते। सी आई टू आई एक इडियम है, इसका मतलब है सहमत होना, बात मान लेना। क्लियर है? तो 84 ठीक है भाई, समझ जाओगे ना, सी आई टू आई कई बार आ चुका है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ए हार्ड नट टू क्रैक। इस इडियम का मीनिंग पूछ रहा है, हार्ड नट टू क्रैक। नट होते हैं जो अखरोट वखरोट गिरी विरी होते हैं, नट बोलते हैं। और हार्ड नट टू क्रैक होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, एक ऐसी चीज जो क्रैक नट है जिसे तोड़ा ना जा सके। तो ऐसे क्या चीज हो सकती है, देखो, डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट मैटर, इम्पॉसिबल टास्क, इनएक्सप्लिकेबल प्रॉब्लम। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते। तो देखो लगभग सिमिलर से वर्ड है सारे, लेकिन यहाँ पे समझने की बात है कि हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कि हार्ड नट टू क्रैक होता है एक ऐसा कार्य जिसको आप सोल्व नहीं कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। एक ऐसा व्यक्ति जिसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाए, उसे भी हार्ड नट टू क्रैक बोलेंगे। तो यहाँ जो सही वर्ड जाता है हार्ड नट टू क्रैक का, वो जाता है डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क। और इसमें आपका कुछ का गलत है अभी, डिफिकल्ट टास्क ज्यादातर सही है। डिफिकल्ट टास्क का मतलब होता है हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि एक ऐसी चीज जो बहुत मुश्किल होता है। तो क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो समस्या है, बड़ा मुश्किल भरा काम है इस समस्या से कंट्रोल, ये समस्या को ठीक करना, सुधारना। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो, क्वेश्चन है, 4 अलग अलग पार्ट दिए हैं और अंडरलाइन करके इसका इंप्रूवमेंट पूछ रहा है। एक बार जब भी इंप्रूवमेंट आया करे तो एक बार इस वर्ड को ध्यान दे लेकर, उसका मीनिंग क्या होता है। पास आउट का मतलब होता है गुजर जाना, इसका मतलब होता है गुजरना। पास ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, मूव ऑन, जब हम चीजों में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पास अवे का मतलब होता है मर जाना, और पास का मतलब होता है उत्तीर्ण होना। अब बस यही से अंदाजा लगा लेना पूछ कौन सा रहा है। वो कह रहे हैं सारे स्टूडेंट्स हैव पास्ड, ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड आउट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन, कि सभी स्टूडेंट्स ने क्या करा कि वो फाइनल एग्जामिनेशन में से गुजर गए, फाइनल एग्जामिनेशन में आगे बढ़ गए, फाइनल एग्जामिनेशन में मर गए, या फाइनल एग्जामिनेशन को पास कर लिया।
तो ये पास आएगा। जब भी आप कोई एग्जाम पास करें तो सिर्फ पास बोलिए। पास आउट वो चीजें गुजर जाती है, पास आउट होता है, पास ऑन होता है आगे बढ़ते हैं, और पास अवे होता है मर जाना। ये सारे वर्ड्स बिल्कुल अलग अलग हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला पॉइंट। यू एब्सटेन्ड टू स्पीक। ये आपने देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। आपने जीरंड पढ़ा होगा, जीरंड नाम का एक चैप्टर आता है, जीरंड। जीरंड में क्या होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है। बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में से जिनके साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है, उनमें से एब्सटेन भी एक है। एब्सटेन अगर वर्ड आ जाता है, एब्सटेन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। एब्सटेन का मतलब होता है रोकना, विरोध करना, मना करना, या किसी चीज से बचना। तो रोकने, मना करने, बचने के जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे प्रोहिबिट होता है, प्रिवेंट होता है, बहुत सारे वर्ड इस तरह से होते हैं, डेटर होता है, इन सब के साथ एक ही प्रीपोजिशन चलता है, फ्रॉम। कि किसी चीज से तो फ्रॉम आएगा। तो फ्रॉम यहां लिखकर फ्रॉम के बाद क्या बनेगा, जीरंड। तो यू एब्सटेन्ड फ्रॉम स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स। एब्सटेन फ्रॉम मतलब दूसरों के बारे में गलत बोलने से बचना था। नेक्स्ट लिखिए, ये तुम बचे थे, यू एब्सटेन फ्रॉम स्पीकिंग। ये क्या पूछ रहा है भाई, देखो ध्यान से। वो कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है इनका। लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत बड़ी संख्या में कीड़े मकोड़े पक्षी जो बढ़ रहे हैं, खेलते कूदते उड़ते उड़ते आगे बढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्राउड तो नहीं होता। क्राउड होता है लोगों का, वो तो पॉसिबल नहीं। ग्रुप भी नहीं होगा। पैक होता है जंगली जानवरों का, जैसे कि शेरों का हो जाता है, कुत्तों का हो जाता है, और भी चीजें होती हैं, अलग अलग वर्ड्स में पैक आते हैं कई बार, ठीक है ना। ये क्या जाएगा, स्वार्म। हालांकि शेरों के झुंड को प्राइड भी कहा जाता है। स्वार्म, स्वार्म का मतलब तो छत्ता। अब देखो, कीड़े मकोड़ों के छत्ते होते हैं, झुंड होते हैं, पक्षियों के झुंड होते हैं, इसे बोलते हैं स्वार्म। हालांकि बर्ड्स के लिए अलग भी आ जाता है, अलग अलग वर्ड्स होते हैं, लेकिन एक कॉमन वर्ड वो पूछ रहा है, वो क्या जाएगा, स्वार्म। तो यहाँ पे सभी का स्वार्म ही है, एक दो बच्चे का पैक हो गया, लेकिन स्वार्म है। क्लियर। नेक्स्ट, अनरिलेटेड टू सब्जेक्ट। ये भी एक सेंटेंस दिया है, इसका वो आपसे पूछ रहा है वन वर्ड। अनरिलेटेड टू सब्जेक्ट, एक ऐसी चीज जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं हो, मुद्दे से रिलेटेड नहीं है। इररिलेवेंट, बिल्कुल सही है, यही वर्ड जाएगा। इररिलेवेंट का मतलब है असंगत, मतलब ये सही तरह से मैच नहीं है, इसे बोलते हैं इररिलेवेंट। सुपरफिशियल होता है ऊपरी ऊपरी, मतलब ऊपरी ऊपरी सतह से कोई काम हो जाता है, सुपरफिशियल होता है। स्पेसिफिक विशिष्ट होता है, जनरल साधारण होता है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ए, रिलेवेंट। रिलेवेंट मींस असंगत, मतलब वो चीज जिसकी कोई सही संगति नहीं है, जिस तरह से उसे बोला गया उस तरह से उसे यूज नहीं किया गया। आपने क्वेश्चन कुछ पूछा, बता कुछ और रहा है। जैसे नेताओं से आप कुछ बोल दीजिए, वो तुरंत कहेंगे पाकिस्तान में भी गड़बड़ है। तो वो इररिलेवेंट चीजें होती हैं जो संगति नहीं है। इसे चेक करो, क्या पूछ रहा है भाई, देखो ध्यान से। करेक्टली स्पेल्ड पूछ रहा है, वो पूछ रहा है सही स्पेलिंग क्या है। CIRCUITOUS, यही सही है भाई। सर्क्यूटस का मतलब होता है जो चीज एक घुमावदार चीजों से चलती है, गोल गोल घूम के जो चीज चलती है उसे सर्क्यूटस बोलते हैं। तो ये वर्ड होगा। असैसिनेट वर्ड लग रहा है ये, ASASS नहीं होगा, ASA भी नहीं होगा, ASSASS, ध्यान रखना, अस ASSASSINAT। असैसिनेट का मतलब, असैसिनेट सही स्पेलिंग है सी इसका, और असैसिनेट का मतलब होता है राजवध। इसमें किसी राजा की हत्या कर दी जाती है, उसे बोलते हैं असैसिनेशन या असैसिनेट, राजवध। क्लियर। नेक्स्ट, पीपल वर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। जो पक्षी थे, पक्षी नहीं, लोग जो थे, ड्रॉपिंग, वो गिर रहे थे, लाइक फ्लाइज, चिड़ियों की तरह। पीपल वर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, यानी कि लोग जो थे चिड़ियाओं की, मक्खियों की तरह, यार क्या कर रहा हूं। पीपल वर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, लोग मक्खियों की तरह नीचे गिरे। जैसे मधुमक्खियां होती हैं या झुंड होते हैं, आप उन पे स्प्रे फेंक दो, वो सारे एक झुंड में छत्ते का छत्ता नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। इन इंटेंस हीट, बहुत गर्मी में लोग फटाफट गिर रहे थे, बेहोश होकर गिर रहे थे। कैसे गिरते थे, मधुमक्खियां गिरती हैं छत्ते से, लटक लटक के, टपक टपक के मक्खियां गिर जाती हैं, ऐसे गिर रहे थे। तो कौन सा जाएगा, तो ये हजारों की संख्या में गिरेंगे एकदम। आपने कोई देखो ना मधुमक्खी का छत्ता देखा तो ये देखे होंगे आपने, भिरड़ भिरड़ क्या बोलते हैं उस, आप उस पर जो ना कोई केमिकल फेंक दीजिए, पूरा पूरा छत्ता का छत्ता नीचे गिर जाता है। तो ड्रॉप लाइक फ्लाइज बोलते हैं उसे। तो कौन सा जाएगा, कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर, हो सकता है भी हो। गेटिंग इन्फेक्टेड विद मैनी डिजीज, नहीं ये तो नहीं होगा, बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। टेकिंग लीव इन लार्ज नंबर, छुट्टी भी नहीं हो रही है। सिटिंग डाउन इन शेड, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन जाएगा ए,
कोलैप्स का मतलब होता है टकराना, बिखर जाना, गिर जाना, बहुत बड़ी संख्या में गिरना, कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर्स, बुरी तरह से गिर जाना, यही जाएगा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन होगा। क्लियर, नेक्स्ट। ही पुट अक्रॉस, ज्यादातर का ठीक ही था, कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही पुट अक्रॉस हिज आइडियाज टू द मिनिस्टर। देखो यहाँ पे आइडियाज की बात चल रही है, किसके लिए, मिनिस्टर के लिए। तो उसने क्या किया, पुट का मतलब रखना होता है, तो विचार रखे मिनिस्टर के सामने, तुम अपने हिसाब से सोचो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ही मेड अवेलेबल हिज आइडियाज, मिनिस्टर के लिए उसने अपने आइडियाज को अवेलेबल कर दिया। इफेक्टिवली कन्वेड, कन्वेड होता है समझाना, उसने अच्छे ढंग से अपने विचारों को मिनिस्टर को समझाया। ही स्ट्रांगली एक्सप्रेस्ड, जबरदस्त तरीके से उसने वर्णन किया। और लेड असाइड, लेड असाइड होता है ले, लेड लेड रखना, और ले असाइड का मतलब होता है एक तरफ हटा के रख देना, यानी कि चीजों को दूर कर देना, तो ये भी नहीं होगा। इफेक्टिवली कन्वेड सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड जाएगा, उसने मिनिस्टर से अपने आइडियाज को इफेक्टिवली कन्वे किया। ज्यादातर ठीक ही है तो सबका, इफेक्टिवली कन्वेड, बस एक बच्चे ने ले असाइड किया हुआ, एक दो बच्चे ने। ले असाइड का मतलब होता है उठा के एक तरफ रख देना, जैसे मान लीजिए पुट असाइड, टेक असाइड, या लीव असाइड, या लेट असाइड, या फिर ले असाइड, एक तरफ रख देना। जैसे कोर्ट में आप गए कि सर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था, और हाई कोर्ट में आप पहुंचे, हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, हाई कोर्ट ने डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट दे दिया, पॉसिबल नहीं है। फिर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को एक तरफ उठा के रख देता है, ये पुट असाइड, ये टेक असाइड, या फिर ले असाइड। चलो आगे देखिए, ये क्या पूछ रहा है, फिलर भरना है इसमें आपको, फिल इन द ब्लैंक जो भी भरना है, फिल इन द ब्लैंक करना आपको। द ओल्ड जेंटलमैन, बूढ़ा आदमी था, टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का वो एक बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। तो एक बूढ़ा आदमी मेरे दादाजी का बहुत अच्छा दोस्त बनने की बात आएगी। टर्न इन, टर्न ओवर, टर्न अप, टर्न आउट, टर्न आउट जाएगा। टर्न आउट का मतलब होता है सामने आना, कुछ बनकर सामने आना, कुछ बन जाना, इसका मतलब होता है बन जाना, टर्न आउट। ये सब का ठीक नहीं है। टर्न ओवर तो होता है, टर्न ओवर होता है अल्टा पल्टी जो चलते उसे टर्न ओवर बोलते हैं। दादा की और बूढ़े आदमी की अल्टा पल्टी चली तो वो तो सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो टर्न आउट, टर्न आउट के साथ एक और चीज बताता हूं, टर्न आउट टू बी, बस ये ध्यान रखना। ही टर्न आउट टू बी ए रिच मैन, वो एक अमीर आदमी बन गया। टर्न आउट टू बी होता है, टर्न आउट का मतलब होता है बन जाना। चलो नेक्स्ट आइए, सिनोनिम पूछ रहा है असेटिक का, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है असेटिक। आप इसे याद कर लीजिए, तपस्वी आप याद कर लो, तपस्वी। हालांकि एस्थेटिक, सेंट वेंट सब अलग अलग होता है, पर फिर भी आप ध्यान रखो। एस्थेटिक वो आदमी होता है जो बहुत ही सख्त और कठोर जीवन जीना पसंद करता है, सिद्धांतिक जीवन जीना पसंद करता है, वो एस्थेटिक होता है। तपस्वी टाइप का जीवन मान लीजिए। स्त्री तो नहीं होगा, स्त्री तो होते हैं हुड़दंग, रासलीला, हुड़दंग, हुड़दंग को स्त्री बोलते हैं। कुछ बच्चे करा है स्त्री को, ये मस्ती, मस्ती खोरी जो होती है स्त्री में आता है। मस्ती भी आपने सुना होगा, मस्ती। ऑस्टर का मतलब तपस्वी होता है, ऑस्टर होता है। बैकेनल शराबी होता है, तो ये भी नहीं जाएगा भाई, ध्यान रखना। और बिंज भी मस्ती होती है, तो देखो बिंज, बैकल, ध्यान रखना। बैकनल शराबी, बिंज मस्ती, स्प्री मस्ती, तो वर्ड क्या जाएगा, असेटिक का कौन सा जाएगा, ऑस्टर। ऑस्टर लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कठोर जीवन जीना पसंद करता है, स्ट्रगलिंग लाइफ जीना पसंद करता है, उसे बोलते हैं असेटिक। चलो नेक्स्ट आइए। अच्छा क्लोज टेस्ट है, ये क्लोज टेस्ट में एक दो वर्ड थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। जैसे देखो, द वेरी ऑफ अपोलोजाइजिंग एंड फॉरगिवनेस, ये होता है माफी मांगना, क्षमा कर देना। क्षमा करने का जो तुम्हारा क्या है, जो एक्ट है, काम, जो क्षमा करने वाला एक्ट होता है ना, एक्ट मतलब कार्य, कि जिस वजह से हम लोगों को क्षमा कर देते हैं, क्षमा करने वाला जो एक्ट है, फॉरगिवनेस, द इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी एंड विटैलिटी। अच्छा, विटैलिटी का मतलब भी देखो बच्चों इंपॉर्टेंस ही होता है एक टाइप से। विटैली बोल दीजिए या फिर इंपॉर्टेंस बोल दीजिए, एक ही बात होता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी, ठीक है ना, एंड विटली ऑफ कम्युनिटी एज ए लिंक बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखो ध्यान से, वो क्या कह रहा है कि जो क्षमा करने वाला, भूल जाने वाला, चीजों को भुला देने वाला जो एक्ट होता है, ये कुछ लेके आता है, क्या बन जाता है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ। अच्छा यहाँ वर्ब आएगी, ध्यान रखना,
क्योंकि ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पार्ट हो गया। ध्यान से देखो, द वेरी एक्ट, ये नाउन आया। अब एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड होता है रवैया, स्टैंड होता है एक पोजीशन, बिहेवियर होता है बर्ताव। तो हम कह रहे हैं कि जो माफ करने वाला या फॉरगिवनेस का जो एक्ट होता है, ये क्या लेके आता है, किस चीज के बारे में बताना पड़ेगा। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी एंड वाइटली ऑफ कम्युनिटी एज लिंक बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये अच्छा, इसका सेकंड ऑप्शन एक बार देख लेते हैं क्या है। सेकंड ऑप्शन है रिपीट्स, रेक्टिफाइज, रिट्रेट्स, रिप्लेस। देखो अब ध्यान से समझो इस चीज को। इसमें तो आ गया एक्ट, द वेरी एक्ट ऑफ एपोलोजाइजिंग, माफी करने वाला, जो माफी कर दी, छोड़ दिया, जाने दिया, ये जो एक्ट होता है ये वापस लाने की सेंस दे रहा है। रिपीट दे रहा है, रेक्टिफायर्स दे रहा है, और आपका रिट्रेट दे रहा है या फिर रिप्लेस दे रहा है। देखो रिप्ले तो होता है कोई चीज जो वापस लौट के आती है, ये होता है एक टाइप से जो पर्दे के ऊपर चलता है, रिप्ले बार बार प्ले किया जाता है, तो ये तो पॉइंट होगा नहीं। रिपीट होता है जब कोई चीजें बार बार लौटती हैं, वस्तुएं बार बार लौट जाती हैं, किसी चीज, किसी वस्तु का रीअकरेंस होता है, वापस लौटना, बार बार लौटना। रिपीट भी नहीं होगा, ये वर्ड जाएगा रीइटरेट्स। रीइटरेट्स का मतलब होता है बार बार दोहराना। अब देखो रिपीट भी दोहराना होता है, ध्यान रखना, रिपीट भी दोहराना है, लेकिन ये दोहराना है किसी इवेंट का, और ये दोहराना है बातों का। जब हम बातों ही बातों में कोई चीज बातों बात कहना, जो कोई चीज बार बार कही जाती है, रिपीटिशन ऑफ स्पीकिंग टर्म्स, स्पीचेस का जो रिपीटिशन होता है उसे रीइटरेट्स बोलते हैं। तो यहां जो वर्ड देगा रीइटरेट्स होगा, क्योंकि हमारी यादें और जो कम्युनिटी है उसके जो बीच में एक लिंक बनता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, उस लिंक का बार बार दोहरीकरण होता है। बार बार हमारे दिमाग में वही चीज लौट के आती है। हमने किसी को क्षमा भी कर दिया ना, तो ये एक्ट क्या करता है, बार बार लौट के हमारे दिमाग में आता रहता है। तो मेमोरी की बात आ गई, इसलिए ये बातों की बात आएगी, रीइटरेट यहाँ पे सही वर्ड होगा। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। आगे देखो, इट द क्वेश्चन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इससे क्या होता है, इट हाइक्स, इट रेजेस, इट बूस्ट्स, इट अप, इट रेजेस, ये प्रश्न उठा देता है, ये क्वेश्चन खड़ा कर देता है ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसका, जिम्मेदारियों का एक प्रश्न बन जाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हमेशा ऑफ आता है। मेरे हिसाब से ऑफ ही ऑप्शन होगा आगे भी, ऑफ ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, ये तो पास्ट के लिए आ गया भाई, 4 आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज 4, रिस्पॉन्सिबिलिटीज 4, रिस्पॉन्सिबल फॉर सुना होगा आपने, कि जो आपने पास्ट में काम किया है, क्योंकि आपके काम धंधों का आ गया। रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे मान लो एक बच्चा फेल हो गया, तो फेल होने की जिम्मेदारी किसकी है, बच्चे की, टीचर्स की, किसी न किसी की होगी। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर, इस असफलता का रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो इट रेजेज, ये प्रश्न खड़ा कर देता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, पास्ट के लिए, कि अतीत की जिम्मेदारी अब किसकी होगी। कि यहाँ पे बार बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता रहता है, हमारे बार दिमाग में चीज रिओकर होती रहती है, और एक प्रश्न उठ जाता है कि भाई जो हो चुका, अब तुमने तो माफ कर दिया, लेकिन जो हो चुका अब उसकी जिम्मेदारी किसकी है। एंड इनजस्टिस, जो अन्याय हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है। भाई मान लीजिए पास्ट में एक राजा ने 5,000 लोग मार दिए, बाद में दूसरा राजा उसने माफ कर दिया कि ठीक है कोई नहीं, लेकिन भाई अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसने लोग मार दिए, तुम तो माफ करके भाग गए। तो हमारे दिमाग में बार ये पॉइंट आएगा, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में बात आती रहेगी कि इस इनजस्टिस का और इस पास्ट एक्ट की जिम्मेदारी अब किसकी जाएगी। The question of responsibility for the past and its injustice। आगे देखिए, somehow for many politicians, कुछ politicians की बात करें तो past is a different country, के पुराना अतीत जो था वो एक बीता हुआ युग हो गया। भाई जो बीत गया सो बीत गया। कुछ होते हैं नेता होते हैं, कहेंगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पुरानी चीजों पे ज्यादा नहीं जाते हैं। तो उनके लिए क्या है कि पास्ट जो है एक डिफरेंट कंट्री है, देश, अतीत का जो देश है उसको मायने नहीं रखता। फोर के बाद देखो क्या आएगा, फॉर दे हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच, जिसके लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कि हमें क्या मतलब, अब मान लीजिए कोई आए वो कहे भाई साहब मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, मुझे क्या मतलब। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो फॉरगिवनेस, इसका पैराग्राफ को समझ लीजिएगा कि फॉरगिवनेस जो होता है, यानी कि क्षमा कर देने का जो एक्ट होता है, ये हमारे माइंड में, हमारे मेमोरी में, चीजों में, कम्युनिटी में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का रिकरेंट करता रहता है। बार चीजें हमारे दिमाग में आती रहती हैं, और इससे एक प्रश्न उठ जाता है कि पास्ट में जो हुआ उसकी जिम्मेदारियां किसकी हैं। लगभग ऐसा मीनिंग जाता है। कुछ पॉलिटिशियंस के लिए पास्ट से कोई लेना देना नहीं होता, जिसके लिए वो कहते हैं भाई उसकी जिम्मेदारी हमारी तो है नहीं, फॉर विच दे हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर दोस्तों, इनको समझिए ध्यान से, क्वेश्चंस को करो।
अच्छे पेपर्स हैं, क्वेश्चंस अच्छे आ जाते हैं आपके, और कोई डाउट रहे तो पूछ लीजिए। कल नेक्स्ट क्लास में आपके सामने आएंगे 1081 QIP के साथ में। तब तक नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।